हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 2 जनवरी और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इस पेज पर दो आर्टिकल आज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंडिया पाकिस्तान वाला है और एक जीएसटी वाला है। तो पहले जीएसटी वाले को देख लेते हैं। तो जो दिसंबर अभी गया है महीना, उसको लेकर रिपोर्ट आई है। उसका जीएसटी कलेक्शन जो है, जीएसटी रिवेन्यूज़ वो बढ़ा है। नवंबर की अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा कम देखने को मिला था एज अ दिसंबर। थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन देखने को मिला है सो फार एंड 15% हायर देखने को मिला है जो जीएसटी का कलेक्शन है। मतलब टैक्सेस में कलेक्शन जो है जीएसटी का वो ज़्यादा देखने को मिला है। एक साल पहले की बात करें तो 15% से ज़्यादा देखने को मिला है। बिहार ने रिपोर्ट्स करा है हाईएस्ट ग्रोथ जो रिवेन्यूज़ में हुआ है उसके 36%। और गोवा, उड़ीसा, मणिपुर ऐसे स्टेट देखने को मिला है जिनके अंदर थोड़ा सा रिकॉर्ड डिप देखने को मिला है। मतलब जीएसटी रिवेन्यूज़ का कलेक्शन थोड़ा कम देखने को मिला है। इंडिया जीएसटी जो कलेक्शन है, रिवेन्यू है, वो 1.5 लाख करोड़ का देखने को मिला है दिसंबर के अंदर। ये थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन देखने को मिला है जीएसटी का, हायर देन ए ईयर एगो। दिसंबर जीएसटी किट्टी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ए 2.5% अपस्टिक अवर नवंबर 2022। मतलब 2.5% से बढ़ा है अगर दिसंबर के जीएसटी की कलेक्शन की बात करें एज़ कम्पेयर टू द नवंबर। और ये 3 मंथ्स में हाई देखने को मिला है दिसंबर का जो जीएसटी है। अब इस आर्टिकल में हमने इशू तो देख लिया। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है जीएसटी के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और कंजप्शन टैक्स है। मतलब जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है तो ये जब टैक्स लिया जाता है, ये इंडिया में सप्लाई और गुड्स सर्विसेज पे लगता है। ये कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कॉम्प्रहेंसिव इसलिए है क्योंकि इसने सारे के सारे टैक्स को सम्मस कर रखा अपने अंदर। और ये इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ स्टेट्स में जो लगते हैं उनके अलावा सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर देता है। मल्टी स्टेज यूँ है क्योंकि जीएसटी इम्पोज होता है एवरी स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट इसका मतलब ये है रिफंड कर दिया जाता है पार्टीज़ को इन अ वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर्स। एंड एज एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए है क्योंकि इसको कलेक्ट किया जाता है पॉइंट ऑफ कंजप्शन से, नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो 5 डिफरेंट स्लैब्स देखने को मिलेंगे कलेक्शंस के। एक 0% है, 5% है, 12% है, 3% है, 28% है। सबसे ज़्यादा इसका स्लैब 28% देखने को मिलेगा। हावेयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स इसके अंदर कंसीडर नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी के अंदर नहीं आती है। इंस्टेड ये आर टैक्सड सेपरेटली इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इन पर टैक्स कौन लगाता है? इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एज पर द प्रीवियस टैक्स सिस्टम की बात करें, देयर इज ए स्पेशल रेट ऑफ 0.25% रफ प्रिसाइज एंड सेमी प्रिसाइज स्टोन पर भी था और 3% गोल्ड पर भी टैक्स देखने को मिला था। इन एडिशन टू सेज ऑफ इन 22% और अदर रेट्स ऑन टॉप ऑफ 28% जीएसटी। कुछ एरिएटेड ड्रिंक्स पे भी अप्लाई होता है जीएसटी, जैसे लग्जरी कार एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स। प्री जीएसटी की बात करें तो एक स्टेचुरी टैक्स फॉर मोस्ट गुड्स जो था 26.5% था। और पोस्ट जीएसटी की बात करें तो मोस्ट गुड्स एक्सपेक्टेड होता है कि सबसे जो एवरेज देखने को मिलेगा प्रोडक्ट्स पर वो 18% का टैक्स रेंज देखने को मिलेगी। टैक्स को बेसिकली 1 जुलाई 2017 में लाया गया था थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया था। जीएसटी को रिप्लेस किया गया, जीएफएसटी ने रिप्लेस करे सारे एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस जो लगाए जाते थे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्स रेट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न होते हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसके अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और सारे के सारे फाइनेंस स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जीएसटी इज़ मीन टू रिप्लेस, जीएसटी ने बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है।
जिसके अंदर फेडरल टैक्सेस एंड इज देयर फॉर एक्सपेक्ट टू रीसेप करेगा एक कंट्रीज की $2.4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसका इम्प्लीमेंटेशन ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स को रिसीव किया है, बहुत सारी इसकी निंदा हुई है। पॉजिटिव आउटकम्स जीएसटी के इंक्लूड ट्रैवल टाइम इन इंटर स्टेट मोमेंट्स विच ड्रॉप बाय 20% बिकॉज ऑफ डिसबैंडिंग ऑफ एन इंटर स्टेट चेक पोस्ट। हिस्ट्री की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? रिफॉर्म ऑफ इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम को स्टार्ट किया गया था 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी गवर्नमेंट में, जिन्होंने इंट्रोडक्शन करा था मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स MOD वेट किया। सब्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इनिशिएट किया था इसको। पहली बार डिस्कशन में आया था ये वैल्यू एडिड टैक्स के द्वारा और एट द स्टेट लेवल। सिंगल कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स को प्रपोज किया गया था एंड एक गो हेड इसको कर दिया गया था 1999 में, जब कारगिल वार हुआ था। एक मीटिंग के दौरान बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड हिज इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल, जिसमें इंक्लूड थे 3 फॉर्मर RBI गवर्नर्स IG पटेल, बीमल जलन, NC रंगराजन और वाजपेयी। एक कमेटी उन्होंने सेट की जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने हेड करा बंगाल के, और असीम देशगुप्ता ने डिज़ाइन करा जीएसटी मॉडल को। तो जीएसटी मॉडल को आपको याद रखना ज़रूर, किसने डिज़ाइन किया है? असीम देशगुप्ता ने। अब इस आर्टिकल में हमने जीएसटी के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे लेफ्ट में ही दिया गया है। इस आर्टिकल में इंडिया ने क्या करा है, एक ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स को लेकर बात करी है पाकिस्तान के साथ। इंडिया ने पूछा है पाकिस्तान से कि वो हमारे सारे प्रिजनर्स को फ्री कर दें और ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए। इंडिया ने कमेंट किया है कि एड्रेसिंग ऑल ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स इंक्लूडिंग दोज पार्टेनिंग टू प्रिजनर्स विद पाकिस्तान, जो प्रिजनर देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के साथ उनके साथ भी ऑल ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स इंडिया ने फिक्स किया है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद एक्सचेंज लिस्ट ऑफ ए प्रिजनर ऑन संडे। तो नई दिल्ली ने और इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, उसने प्रिजनर्स की लिस्ट को क्या भेजा है, मतलब जो पाकिस्तान में इंडिया के प्रिजनर हैं उन्होंने लिस्ट को भेजा है, जो इंडिया में पाकिस्तान के प्रिजनर हैं उन्होंने लिस्ट को भेजा है। एक्सचेंज जो 2008 के एग्रीमेंट के द्वारा हुआ है ऑन कंसुलर एक्सिस एवरी ईयर ऑन जनवरी 1 एंड जुलाई 1। तो इसका एक्सिस कब मिलता है? जनवरी 1 और जुलाई 1 में। गवर्नमेंट ने इसको बोला है अर्ली रिलीज एंड repatriations of and civil prisoner, missing Indian defense personnel and fishermen along with their boats। इंडिया ने कहा कि हमारे जो प्रिजनर है उनको जल्दी छोड़ा जाए, जिसमें आपको प्रिजनर देखने को मिलेंगे इंडियन डिफेंस पर्सनल और फिशरमैन देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी प्रिजनर में। तो इस आर्टिकल को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली स्टेट्स की न्यूज़ में किया गया है 5th पेज पर। इस आर्टिकल में हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, वो कंसेप्ट है इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन। तो अभी केरला गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि उनके फील्ड को वेरीफाई करें जो कि फ्यूटाइल लैंड में कन्वर्ट हो सकें केरला के लिए। तो द मैमथ एक्सरसाइज ऑफ ए फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ द मैप ऑफ द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन undertake across Kerala would end up in futile exercise as the state government has already fulfilled the two criteria put forth by the Supreme Court for dilutions of ESZ norms। तो उसने क्या कहा है कि हमने जो क्राइटेरिया कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ESG के लिए वो पूरी तरीके से फुलफ़िल कर दिया है। अब क्या करे, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ESG को, हमारे ESZ को पूरी की पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। तो अब मैंने इशू तो देख लिया, अब हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वो है ESZ के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स की बात करें या इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज़, ये ऐसे एरियाज हैं जो इंडिया में देखने को मिलेंगे, जो नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये एक ऐसे एरिया देखने को मिलेंगे जो प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिलते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड। पर्पस क्या है, पर्पस इन्हें हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया? पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ESZ, जिससे हम क्रिएट कर सकें सम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्वर्स टू द प्रोटेक्टेड एरियाज पर बाय रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द एक्टिविटी अराउंड सच एरियाज। मतलब उन एरियाज़ को हम एक इम्पोर्टेंट प्लेस बना सकें, नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकें, उनको रेगुलेट कर सकें। ये ऑल्सो एक्ट करते हैं ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेजर प्रोटेक्शन। स्टेचुरी बैकिंग की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन। तो हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंदर आपको कहीं भी जिक्र नहीं देखने को मिलेगा इको सेंसिटिव जोन का। हावेवर सेक्शन 325 ऑफ आर्टिकल सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कुछ एरियाज़ को इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। मतलब कुछ भी वहाँ पर नहीं चलेगा, कोई भी इंडस्ट्रीज़, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा, और चला भी तो सेफ गार्ड्स के साथ चलेगा। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 के सेक्शन 3.2 में लिखा हुआ है। अगर बात करें रूल 5.1 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को स्टेट करता है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड carrying on certain operation or processes on the basis of an consideration like the biological diversity of an area। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, मना कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इस इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस को लेकर, ऑपरेशन चला सकती है, प्रोसेस चला सकती है, जिससे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया को बढ़ा सकें। मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फॉर एन एरिया, इन्वायरमेंटली compatible land use and proximity to protected area about to clause have been effectively used by the government to declare ESZ और EFA। ये जो ऊपर दो क्लोसेस दिए गए हैं, इसके ब्याह पे ही जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है ESZ को और EFA को। अब हमने इस आर्टिकल में ESZ के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है। आज एक एडिटोरियल नहीं, दो ही एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला एडिटोरियल बताता है कि किस तरीके से, अभी परसों भी हमने इसको न्यूज़ में कवर किया था कि फ्राइडे में गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर रहे हैं रिटर्न्स ऑन सम स्मॉल सेविंग्स में। सेविंग्स पहला एडिटोरियल ये बताता है कि लास्ट फ्राइडे में गवर्नमेंट ने क्या करा है, इंक्रीज़ करे हैं कुछ रिटर्न्स ऑन सम स्मॉल सेविंग स्कीम्स में फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 बाय 20 बेसिस पॉइंट से उनको इंक्रीज़ किया गया है टू 110 बेसिक पॉइंट्स और 0.2 to 1.1% पॉइंट्स। दिस विल kick in for 8 of the 12 small savings schemes where small investor park their household surpluses through banks and post of an finances। A similar selective hikes was effected for the previous quarter 2। मतलब इससे क्या होगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक उनका क्या देखने को मिलेगा, सरप्लस देखने को मिलेगा अगर वो सेविंग्स स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं। एक लॉन्ग 27 मंथ फेज इन स्मॉल सेविंग रेट्स बट द रेंजेस वाज मिनिमल्स एट 10 to 30 basis point and only appealed in 5 schemes in the latest review। The highest rate hikes of 11 percentage point has been granted only for 1, 2 and 3 years and deposits। तो सबसे ज़्यादा दो देखने को मिलेगा, हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट वो 1, 2 और 3 टाइम्स डिपॉजिट में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो स्कीम्स हैं इनको क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनरीजनली इनके रेट्स को बढ़ाया नहीं जाएगा। यही एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो एडिटोरियल में बताया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। इस एडिटोरियल में हमें क्या पढ़ना है, इंडिया चाइना के रिलेशंस बिटवीन प्री 1962 से पहले और अब जो इंडिया चाइना के रिलेशन देखने को मिलेंगे वो हमें इस आर्टिकल में पढ़ने। बात करें जो क्लेसेस देखने को मिले हैं इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में, PLA एट गलवान वैली में देखने को मिले थे 2020 के अंदर, एंड रिसेंट अल्ट्राकेशंस बिटवीन ट्रूप्स एट यंगसे में भी देखने को मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में
जो ईस्टर्न आपको LAC देखने को मिलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हैव सर टू हाईलाइट करते हैं किस तरीके से लिग्नेरिंग्स बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिले हैं, जो एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देखने को मिले हैं। इट इज tempting to examine the parallels in India-China relations in the 1960 and the current situation along the LAC. Both situation concern the boundaries questions. तो जो 1960s में कंसर्न देखने को मिले थे और जो अब कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, ये बाउंड्री क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। मतलब जो बाउंड्री पर क्यों इतना ज़्यादा आपको कंसर्न देखने को मिलेगा चाइना और इंडिया के बीच में। Although the focus in the 1960 was on the fundamental question of the territorial disputes, 1950s की बात करें, जो फोकस था चाइनास का वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे देखने को मिला था, इन्वॉल्विंग द होल ऑफ द अक्साई चीन क्लेम बाय द इंडिया एंड द होल ऑफ NEFA नव अरुणाचल प्रदेश क्लेम बाय चाइना। तो पूरा का एरिया जो था अक्साई चीन वाला वो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया, और NEFA जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा वो भी चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। टुडे हाउएवर विद द चाइनीज फर्मली इन द ऑक्यूपेशन ऑफ चीन एंड इंडिया फर्म इन ग्रेज गार्डिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन द अरुणाचल प्रदेश। तो इस टाइम पे क्या कर रहा है चाइना, पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है चीन के अंदर, जबकि इंडिया उस चीज़ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। The differences in the western sector Ladakh are no longer confirmed to trig high in the Daulat Beg Olde area and Demchuk in the south as was the case in the earlier decades. तो लद्दाख वाले रीजन में जो हमारा का देखने को मिलेगा वेस्टर्न LAC दो देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 LAC हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न और मिडल। आपको क्या देखने को मिलेगी, LAC देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर तो लद्दाख है, वेस्टर्न LAC में आपको भी दमचौक वाला एरिया देखने को मिलेगा, जिस पर पूरी तरीके से क्या डिस्प्यूट्स रहता है। देपसंग्स, बलगे और गलवान पेंगोंग लेक भी आपको देखने को मिलेगी, और हॉट स्प्रिंग भी देखने को मिलेगी, जिस पर क्या रहता है इंडिया चाइना का हमेशा इससे क्या रहता है, डिस्प्यूट रहता है। मिडल सेंटर सेक्टर की बात करें तो बाराहोती पश्चूर नॉर्थ ऑफ चमोली इन उत्तराखंड हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ द डिस्प्यूट्स फॉर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब यहाँ पर सेंटर में देखने को मिला है डिस्प्यूट जो पास्ट 7 डिकेड से देखने को मिल रहा है इंडिया चाइना के बीच में। अब इस आर्टिकल में हमने इंडिया चाइना के रिलेशन भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है जो बैड लोन्स हैं उनकी बात करें तो थोड़े इंडियन बैंक्स में कम देखने को मिले हैं। मतलब बैड लोन्स का जो शेयर है वो थोड़ा कम देखने को मिला है। बैड लोन्स बेसिकली क्या होते हैं, जब कोई लोन ले लेता है और उन लोन के पैसों को वो चुका नहीं पाता और ना उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी उस लोन के पैसों को चुका पाती, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड लोन्स। वो इंडियन बैंक सिस्टम के लिए बैड लोन्स बन जाता है। सितंबर 2022 की बात करें तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसिड जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड रेशियो ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक SCBs वाज एट ए 7 ईयर्स लो। मतलब बहुत कम देखने को मिला है। बैड लोन्स की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसिड भी इन्हें बोलते हैं, 7 सालों में बहुत कम देखने को मिला है। लेटेस्ट डाटा जो आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसने बताया है कि GNPA रेशो इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसिड इन ग्रोस लोन्स एंड इन एडवांसेस द GNPA बैड लोन्स विच द बोरोवर इज नॉट इन पोजिशंस टू रिपे एट द मोमेंट। जैसे मैंने बताया कि बोरोवर जो होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि उन लोन को रिपे कर सकते। ये लोन टर्न्स बैड लोन्स, और वो लोन्स क्या बन जाता है, बैड लोन्स बन जाता है। सितंबर की बात करें, द नेट नॉन प्रॉफिट जो आपको नॉन परफॉर्मिंग एसिड देखने को मिलेगा वाज ए 10 ईयर्स लो। मतलब 10 सालों में वो क्या देखने को मिला, सबसे कम देखने को मिला है। रेशो इज प्रोपोर्शन ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स and net loans and advances banks have to set aside for or provide its provisions as part of their profit as in buffer for potential losses। मतलब उनका जो बैड लोन्स की वजह से जो बैंक का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। वन इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें लेड करता है जिससे NPA घटा है, वो ड्रॉप इन द सिपेज रेशो ऑफ SCB। मतलब जो सिपेज रेशो है वो SCB के द्वारा कम देखने को मिला है, इस वजह से NPA में घटत देखने को मिली है। द स्लिपेज रेशो इंडिकेट्स करता है फ्रेश क्रिएशंस ऑफ NPAs इन एनी ईयर एंड इज
plotted in chart 2, CPS ratio is arrived at by dividing fresh NPS by standard advances at the beginning of the period. तो CPS क्या करा है, रेट इंडिया ने कम कर दिया है बैंक्स ने, इस वजह से ये क्या हुआ है, NPA थोड़ा घटने को देखने को मिला है। अब हमने NPA के बारे में भी देख लिया, बैड लोन्स के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें इसमें बताया गया है कि इंडियाज़ की कोल की जो प्रोडक्शन है, इंडियाज़ के कोल की जो प्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल 2024 में वो 997 मैट्रिक टन्स देखने को मिलेगी। तो ये क्या अभी एक्सपेक्ट किया गया है, तो 997.14 मिलियन टन्स द क्वांटिटी ऑफ द कोल कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। मतलब इंडिया में इतनी प्रोडक्शन हो सकती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, 2024 के लिए डाटा दिया गया है। और द प्रोजेक्टिव फिगर ये दिखाते हैं, स्टेट ओन्ड CILs आउटपुट इज़ लाइकली टू, मतलब जो स्टेट के ओन्ड CILs हैं उनमें जो है प्रोजेक्टेड जो दिखाया गया है फिगर वो 760 मैट्रिक टन दिखाया गया है। फॉलोइंग बाय द सिंगरानी कलेक्शंस कंपनीज कैलोरियाज कंपनीज लिमिटेड ने कितना दिखाया, 75 मैट्रिक टन, एंड कैप्टिव एंड अदर्स ने 162 टन दिखाया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। गवर्नमेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब इशू तो हमने देख लिया, अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, कोल के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोल की बात करें तो एक कंबस्टेबल्स ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है। ये फॉर्म होता है रॉक स्ट्रेटा से, जिसे हम रॉक कोयल सीम्स भी बोलते हैं। कोल मोस्टली कार्बन होता है विद वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कोयल इज़ फाउंड व्हेन डेड प्लांट्स, कोयल बनता है जब डेड प्लांट हो जाते हैं, उनका डिकेट देखने को मिलता है इनटू पिट में, एंड कन्वर्ट होता है कोल में बाय हीट एंड प्रेशर, जो हो जाता है डीप बूरियल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब जब आइस एज आते हैं, फ्लड एज आता है, तो डेड प्लांट, मतलब जो प्लांट है वो डेड हो जाते हैं और उनका डिकेट देखने को मिलता है बहुत सारे मिलियंस ईयर्स एगो में, और हीट और प्रेशर की वजह से वो कोयल बन जाते हैं। वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोयल ओरिजिनेट इन फॉर्मल वेटलैंड्स कॉल्ड कोल फॉरेस्ट that covered much of the Earth's tropical land areas during the late Carboniferous and Permian times. Many significant coal deposits are younger than this and originate from Mesozoic and Cenozoic era. Coal is used primarily as a fuel. Coal को हम कैसे यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। While coal has been known and used for thousands of years, इट्स यूजेस वाज लिमिटेड अंटिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। तो इसके यूजेस सबसे अच्छे कहाँ देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, कोयल कंजप्शन इंक्रीज हुई। 2020 में कोयल सप्लाइड अबाउट ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स प्राइमरी एनर्जी देखने को मिलेगी आपको, एंड अवर ए थर्ड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी। सम आयरन स्टील मेकिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस बन कोयल। तो आयरन स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा कोयल का। लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ कोयल इन 2020 की बात करें तो चाइना देखने को मिलेगा, विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड्स एनुअल कोल प्रोडक्शन। मतलब अगर बात करें तो पूरी दुनिया की हाफ एनुअल प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है। फॉलोड बाय फिर इंडिया करता है विद ऑल अबाउट ए 10th। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करते हैं, फिर रशिया एक्सपोर्ट करता है। जियोलॉजी की बात करें तो कोल कंपोज होता है मैकेरिल से, मिनरल्स और वाटर से। फोशल्स एंड एम्बर भी कोल में पाया जाता है। फॉर्मेशन की बात करें, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल्स, जैसे मैंने ऊपर बताया, इनटू कोल इज कॉल्ड ए कोलिफिकेशंस। वेरियस टाइम्स जियोलॉजिकल पास्ट अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इन लो लेइंग्स वेटलैंड एरियाज में आपको सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा कोलिफिकेशंस। टाइप्स की बात करें तो पीट होता है एक बिटुमिनस, एक सब बिटुमिनस और एक एंथ्रासाइट। पीट एक प्रिक्यूशस होता है कोयल का। लिग्नाइट एक ब्राउन कोयल होता है, लोवेस्ट रैंक ऑफ कोयल इसके अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट हार्मफुल होता है यह हेल्थ के लिए, जिसको यूज़ किया जाता है एक्सक्लूसिवली एज फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जेट एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लिग्नाइट। समटाइम्स पॉलिश होता है, यूज इन ऑर्नामेंटल स्टोन सिंस द अपर पैलियोलिथिक सब
सब बिटुमिनस कॉइल की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी रेंज करती है बिटवीन दोज ऑफ ए लिग्नाइट एंड दोज ऑफ ए बिटुमिनस, मतलब बिटुमिनस और लिग्नाइट के बीच की प्रॉपर्टी को जो आती हैं वो सब बिटुमिनस के अंदर आती हैं। बेसिकली इसका यूज़ होता है फ्यूल फॉर ए स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। बिटुमिनस कॉइल एक डेंस सेडिमेंट्री रॉक कॉइल होता है, यूजुअली ब्लैक होता है, लेकिन समटाइम्स ये डार्क ब्राउन भी होता है, ऑफन विद वेल डिफाइंड बैंड्स ऑफ ब्राइट एंड डल मटेरियल देखने को मिलता है। इट इज़ यूज एज प्राइमरली एज फ्यूल, इसको यूज़ किया जाता है प्राइमरी एज फ्यूल इन स्टीम इलेक्ट्रिक पावर इंजन्स, और इससे कोक भी बनती है जिसे हम स्टीम कोल बोलते हैं यूके में। एंथ्रासाइट की बात करें तो ये सबसे अच्छा आपको कोयला देखने को मिलेगा। हाइजेस्ट रैंक ऑफ कोल इसके अंदर होती है, कार्बन होती है, हार्डर होता है, ग्लोसी ब्लैक। कोल यूज़ प्राइमरली फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेस हीटिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है एंथ्रासाइट को। अब हमने कोल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है न्यूज़ वाले पेज पर, 10th पेज पर वो दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्या इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इंडिया और ऑस्ट्रिया की रिलेशंस को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जो ऑस्ट्रिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने मीटिंग करी है और इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशंस को लेकर बात करी है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को साइन करना चाहिए अपना माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, और उन्हें अपने टाइस को बढ़ाना चाहिए। तो अभी क्या करा है, जो इलीगल माइग्रेशन देखने को मिला है इंडिया से, ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है और जयशंकर ने, और से डिस्कस करा है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एंड सिचुएशन इन यूक्रेन। मतलब 3 चीज़ डिस्कस करी है। एक तो इलीगल माइग्रेशन देखने को मिला है इंडिया से, दूसरा G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर बात करी है, और तीसरा किसको लेकर बात करी है, जो सिचुएशन देखने को मिलेगी यूक्रेन के अंदर, मतलब रशिया यूक्रेन का वार जो देखने को मिलेगा ग्रेजुअली। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इंडिया ऑस्ट्रिया के रिलेशन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया इंडिया रिलेशन, जिसे हम इंडो ऑस्ट्रियन रिलेशन भी बोलते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं ऑस्ट्रिया इंडिया के बीच में। इंडिया मेंटेन्स करता है एक एम्बेसी वियना में, जो कॉन्करेंटली एक्रेडिट करती है मॉन्टेनेग्रो, होली सी और यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट वियना। ऑस्ट्रिया रिप्रेजेंट करता है इंडिया को बाय इट्स एम्बेसी एंड ट्रेड कमीशन न्यू दिल्ली के अंदर, एन ऑनरी कंसल्टेंट जनरल इन मुंबई एंड ऑनरी कंसल्टेंट्स इन कोलकाता, चेन्नई, वास्को ड गामा, गोवा। हिस्ट्री की बात करें तो हब्सबर्ग्स मोनार्की एंड लेटर द ऑस्ट्रियन एम्पायर, इन्होंने 3 अटेम्प्ट्स किए हैं टू कॉलोनाइज एंड सेटल एट द निकोबार आइलैंड्स के अंदर। ओनली फर्स्ट ऑफ दिस लॉन्च हुआ था 1778 में, जो सक्सेसफुल हुआ। सेकंड अटेम्प्ट को कैंसिल कर दिया गया, और थर्ड अटेम्प्ट हुआ 1886 में, अबेंडेंड ड्यू ए प्रायर कॉलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश इन 1868। डिप्लोमेटिक रिलेशन देखें ऑस्ट्रिया और इंडिया के बीच में, जो एस्टेब्लिश हुए थे मई 1949 में बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड ऑस्ट्रिया फर्स्ट पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड चांसलर लियोपोल्ड फिलजिले। हिस्टोरिकल इंडियन ऑस्ट्रियन टाइज की बात करें तो पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिया इंटरवेन करता है इन जून 1953 में इन ऑस्ट्रिया ऑफ फेवर ड्यूरिंग नेगोशिएशंस विद द सोवियत यूनियन ऑन द ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी। इंडिया सपोर्ट करता है ऑस्ट्रिया को ऑन द यूएन साउथ टायरोल कन्वेंशन के अंदर। अब इस आर्टिकल में हमने क्या देख लिया, इंडिया ऑस्ट्रिया के रिलेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पेज पर दिया गया है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिसंबर में बढ़ा है, और दिसंबर में कितना बढ़ा है, वो 8.3% से बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइसिस टू 8.3% इन दिसंबर, हाईएस्ट देखने को मिला है 16 महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर, ये रिपोर्ट ने कहा है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 8.3% से बढ़ा है दिसंबर के अंदर, ये हाईएस्ट देखने को मिला है 16 महीनों में, फ्रॉम 8% इन द प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले महीने में नवंबर में कितना था, 8%। ये डाटा आया कहाँ से है, डाटा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा, जिसे संडे में डाटा को बताया है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट 10.09% से बढ़ने को देखने को मिला है दिसंबर में, जो कि पहले 8.96% होता था प्रीवियस मंथ में। वाइल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो थोड़ा कम देखने को मिला है 7.44% से 7.55% से वो 7.44% देखने को मिला है।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो थोड़ा कम देखने को मिला है, डिक्लाइन हुआ है। पूरे कंट्री की बात करें 7.2% से देखने को मिला है जुलाई सितंबर क्वार्टर, कंपेयर टू 7.6% इन द प्रीवियस क्वार्टर में देखने को मिला था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात करें तो दिसंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ा है, अगर स्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा के अंदर 37.4%, फिर राजस्थान के अंदर 28.5%, फिर 20.8% कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली के अंदर। ये CMI ने बताया है। मीनवाइल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन सैटरडे उन्होंने कहा है कि इंडिया को ज़रूरत है कि अपनी GDP पर फोकस करे। और अगर सबसे कम बात करें, सबसे कम कहाँ पर देखने को मिला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो क्या है, वो है हमें CMI के बारे में। अब देख लेते हैं इसके बारे में। CMI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है जो सर्व करती है बोथ एज एन इकोनॉमिक थिंक टैंक एज वेल एज बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी भी देखने को मिल जाएगी। ये इकोनॉमिक थिंक टैंक भी है और एक बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी भी है। CMI रिसर्च ग्रुप बिल्ड करता है डाटाबेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी पर डाटाबेस बनाता है और प्राइवेट कंपनीज पर। CMI प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस और रिसर्च रिपोर्ट वाया सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, विद एडिशनल इसका ऑफिस इंडिया में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की बात करें तो CMI को फाउंड किया गया था नैरोटैम शाह के द्वारा 13 अप्रैल 1976 में। इट बिगन्स एज ए इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। फिर इसको जोड़ा गया थिंक टैंक, जिसने हेल्प करा बिजनेस कम्युनिटी गेन करा एक्सेस टू इकोनॉमिक डाटा एंड अंडरस्टैंड करा अंडरलाइंग ट्रेंड्स को। कंपनी रन करता है सर्विस कॉल्ड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस सर्विस which delivered a set of in documents every fifth of the month. Economic intelligence service delivered mostly statistics from hundred of official documents। तो अब हमने CMI के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।